हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाले बाबा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्यों ज़रूरी होता है आउटसाइड एग्जाम के लिए, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, किस प्रकार के फॉर्मेट में हमको लेटर लिखना होता है और किस तरह जो भी इसका एक रूल होता है कि 14 डेज में इसको ले सकते हैं, वो किस प्रकार हम ले सकते हैं और कौन से एम्प्लॉय किस प्रकार की गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको एनओसी नहीं मिल पाता है। सारी की सारी चर्चा और उनसे संबंधित जो भी डाउट है, अधिकतर क्या क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं, उन सभी डाउट्स का समराइज हम एनालिसिस आज करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, इसके बाद में आपको कुछ भी इधर उधर से पूछने की या देखने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कैसे हम एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं देखिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फालतू की चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी लाइव प्रैक्टिकल प्रूफ है किस प्रकार मैंने एनओसी ली थी और उसी के एक्सपीरियंस और वही दी गई बहुत से लोगों को किस प्रकार मैंने गाइड किया कि कैसे किस प्रकार लिखना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले थिंग तो मैं आपको बता दूं कि आपको अनावश्यक चीज़ें लेटर में नहीं लिखनी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिख देते हैं कि अट्टम शट्टम, जैसे तो कोई सपोज करो कोई रिश्ते की मांग कर रहा है या फिर मेरा बायोडाटा दे रहा हो। ये सब फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। आपका सारा बायोडाटा उनके पास होता है, बस आपका वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं, आपको उसके लिए परमिशन लेनी होती है और उसके लिए आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ें होती है, एक सिंपल सा लेटर में लिख के बता रहा हूँ आपको। देखिए, इस प्रकार का लेटर के फॉर्मेट में आपको देना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आप कहाँ से भेज रहे हो, तो आपका डेजिनेशन, नाम, पीएफ नंबर, वो सब ब्यौरा आप यहाँ पे अपना दे सकते हो। आपका क्या नाम है, फ्रॉम, मेरा नाम क्या है, उसके बाद में आपका डेजिनेशन, पीएफ नंबर, आपका जो भी है वो आप यहाँ से दे सकते हो कि मैं ये हूँ और मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ करके। ठीक है। इसके बाद में आप कहाँ से, जो भी आपका वर्किंग यूनिट है या फिर आपका ऑफिस है या फिर जिस भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जो जिस प्लेस पे वो है, उसका आप वो दे सकते हो। और इसके बाद में फ्रेंड्स, जो आपका वर्किंग प्लेस होता है जहां पे आप काम कर रहे हो, आप उसका ब्यौरा और किस डेट को आप आपके इंचार्ज को ये सब लिख के दे रहे हो, वो मतलब जिस भी डेट में आप फॉरवर्ड करवा रहे हो उससे, या फिर आप जब भी आपका सुपरवाइजर है उसको कब आप इन्फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है, इसलिए आप वो डेट, इसमें एक डेट डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम नीचे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो, अगर आप हो रेलवे के एम्प्लॉय, तो आपको क्या क्या करना होता है कि आप लिखते हो सीनियर डीपीओ को, जो भी पर्सनल का ब्रांच ऑफिसर होता है, आपका जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है, उसको आपको लेटर लिखना होता है। अब सर ठीक है, बात रेलवे वाले की समझ में आ गई। क्या जो दूसरे आदमी है वो आदमी, सपोज कीजिए अगर आप हो, जैसे कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, तो आप 2 SP करके लिख सकते हो, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। इसके अलावा अगर आप हो कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप आपके डीओ को इन्फॉर्म कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, जो भी आपका जिला शिक्षा अधिकारी होता है, कि हम ऐसे ऐसे इस एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं और वर्तमान में हम इस पोस्ट पर, इस पद पर कार्यरत है करके। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ फोर्सेज वगैरह में होते हैं, जैसे कुछ सीआईएसएफ हो गया या फिर बीएसएफ हो गया या आईटीबीपी हो गया, तो वो अपने कमांडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो भी उनका रिलेवेंट कमांडेंट होता है उसको, जो भी असिस्टेंट कमांडेंट या कमांडेंट है करके, कि टू असिस्टेंट कमांडेंट, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट किस लिए आप ऐसा करना चाह रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज होती है कि आप जिस भी सुपरवाइजर के अंडर में कर रहे हो उसके थ्रू उसको भेजना होता है, एक प्रॉपर चैनल, कि एक आपका सुपरवाइजर के बाद में एक आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जिसने आपका अपॉइंटमेंट वहां पे करवाया है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि आप हर जगह पे आप नहीं जा सकते हो कि इसके साइन लो उसके साइन लो, इसलिए आप क्या करते हो कि आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल करके यहाँ पे एक वर्ड डाल देते हो, जिससे ये हो जाता है कि एक प्रॉपर चैनल आ रहा है। पहले आपके सुपरवाइजर, जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर है, वो इसको फॉरवर्ड करके, और जो भी आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसके पास, यानी कि जो भी आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगा, सपोज कीजिए रेलवे वाले का डीपीओ होता है, तो वो डीपीओ को, और अदर का वो होता है, तो वो उसको फॉरवर्ड करके भेजेगा अपना सील साइन करके। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे आप उनको लिख सकते हो रेस्पेक्टेड सर करके। देखिए, यहाँ पे आप उनको रेस्पेक्टेड सर करके लिख सकते हो। अब क्या है, देखो मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा इसमें, क्या है, आप इधर देख रहे होंगे। देखिए, विद रेफरेंस टू द अबाउ सब्जेक्ट आई हैव अप्लाइड फॉर माय हायर स्टडीज बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन, जो कि मैं करना चाह रहा, और वो क्योंकि बीएड है, रेगुलर मोड में हो नहीं सकती, इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में करना चाहता हूँ इन स्पेशल एजुकेशन में। और जिस भी आप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो उसका आप ब्यौरा दे सकते हो, किस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो,
ठीक है। उसके बाद में क्या किस लिए करना चाह रहे हो, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, वो करके आप इधर आई बिलीव दैट दिस कोर्स विल हेल्प इन फ्यूचर एस्पेक्ट करके आप ऐसा डाल सकते हो, जो कि आपके फ्यूचर नॉलेज मतलब आपकी गुड स्किल, अच्छी नॉलेज और प्रमोशन के पर्पज के लिए आप ऐसा कर रहे हो करके डाल सकते हो। तो उसके बाद में एक आप सिंपल सा लाइन, हेंस आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली परमिट मी टू एंड ऑब्लिक प्लीज करके ऐसा लिख सकते हो। और ये सब करके आप थैंकिंग यू करके, और आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट में डाल दिया है क्योंकि आप किस चीज के लिए करना चाहते हो उधर आपको सब्जेक्ट में दिखा देना है कि परमिशन टू ग्रांट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग हायर स्टडीज करके। अगर आप इसकी जगह आप अगर सपोज कीजिए कुछ एग्जाम के लिए करना चाहते हो तो परमिशन टू ग्रांट एनओसी रिगार्डिंग दिस एग्जाम, सपोज कीजिए अगर एलपी एग्जाम है तो एलपी एग्जाम CN012024 या फिर आपका जो भी एग्जाम का एडवर्टाइजिंग नंबर है वो आप लिख के यहाँ पे सब्जेक्ट में डाल सकते हो, और उसी का आप जिक्र एक यहाँ पे कर सकते हो, फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट अंडर इस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है और ये इस बोर्ड से मैं अप्लाई किया हूं और मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं, इसके लिए मेरे को एनओसी चाहिए करके। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको करना है, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। ये सब चीजें करने के बाद में आप यहाँ पे एक छोटा सा धन्यवाद उनका दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको यूवर्स फैथफुली कौन हो आप, आपने लिखा था तो यहाँ पे आपका छोटा सा डिटेल और आपका खुद का साइन करके देना होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करती होती है, जो भी आपका इमीडिएट सुपरवाइजर या फिर जिस भी सुपरवाइजर के अंडर में आप कर रहे हो, जो भी आपका इंचार्ज इसके अंडर में आप कर रहे हो। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपके सुपरवाइजर के जो भी ऑफिस होता है वहां पे सबमिट कर देनी है। उसके पश्चात वो आपका जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर है वो उस एप्लीकेशन को देखेगा और सब कुछ आपका जो पीवी क्लर्क होता है वो एक बार उस चीज को चेक करेगा। आपका पीवी क्लर्क है वो उस चीज को चेक करेगा कि जो भी आपने जो भी डिटेल चाहिए गई है क्या आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो, और उसके साथ साथ क्या आपने सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कुछ एडवर्टाइजमेंट या फिर आप इस चीज को करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास है कि नहीं है, वो सब कुछ चीजें भी इसके साथ अटैच करोगे। वो सब जब आपका पीवी क्लर्क वेरीफाई कर देगा तो आपका जो भी सुपरवाइजर है उसमें यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी हुई है कि किसको फॉरवर्ड करके लिखना है, फॉरवर्डेड टू, जैसे हमारा अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डीपीओ होता है, फॉरवर्डेड टू सीनियर डीपीओ मैसूर फॉर नीडफुल एक्शन प्लीज या काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज। इसे करके नीचे आपका सुपरवाइजर का सील और साइन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया। और ये आपके कहाँ पे भेज दी जाती है, आपका जो भी डिवीजन है या फिर आपका जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उस ऑफिस में आपको जमा करवाना होता है। तो जैसे आप वहां पे जमा करवाने जाते तो फ्रेंड्स देखिए जैसे आपने एप्लीकेशन दी थी आप देख सकते हो यहाँ पे 28/9, ये सपोज कीजिए आपने ऑफिस में आपके इंचार्ज के ऑफिस में जमा करवाई थी। उसके बाद कुछ प्रोसेस कुछ दिन इसमें लगा और फिर उसके बाद में आपने ये कहाँ पे आपका जो भी डिवीजन यूनिट या फिर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी का वो होता है वहां पे आपने जमा करवाए, तो ये एक डिस्पैच सेक्शन में वहां से आपको सील दे दी गई है। ये आपको जरूर से जरूर लेना है क्योंकि बहुत सी बार मैंने देखा है कि एनओसी नहीं मिल पाती है कुछ रीजन की वजह से, क्या रहता है, तो आपको डिस्पैच सेक्शन में जाके ये सील लगवानी है। और ये होने के बाद में आपने पक्का अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, अगर वो नहीं देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम में आप वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है आप आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ही हमने हमारे डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया, हमारे सुपरवाइजर को इंटीमेट कर दिया, वो सब एक थ्रू प्रॉपर चैनल हो गया और हमने डिस्पैच सेक्शन में जाके उसका एक रिसीविंग भी ले लिया। उसके पश्चात देखिए जो भी हमारा डिवीजन है, डिवीजन ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट मैसूर करके 8/11/2023 को यहाँ से एक मेमोरेंडम इशू आया है। क्या मेमोरेंडम इशू आया, देखिए मेमोरेंडम इशू आया कि ये जो आपके सेक्शन के एम्प्लॉय हैं, कौन एम्प्लॉय, देखिए मेमोरेंडम है कि परमिशन, इनको परमिशन दी जाए किसके लिए, इनको हायर एजुकेशन के लिए परमिशन दी जाती है। ठीक है, किनको दी जाती है, देखिए ये जो अंडर मेंशन्ड एम्प्लॉय है ये इन एम्प्लॉय ने इस चीज के लिए अप्लाई किया था और ये सब एलिजिबल पाए गए, इसलिए इन लोगों को इसमें देख लीजिए आप, ये मेरा नाम यहाँ पे आप देख सकते हो रामकेश चौधरी स्पेशल बीएड करके, ये इस यूनिवर्सिटी से मैंने ये करना चाहा है इसलिए इसका जिक्र किया गया है, और डिप्लोमा इन स्पेशल बीएड में करना चाह रहा था तो इसके लिए मेरे को परमिशन मिल गई है। 2 और एम्प्लॉय है जिसका आप देख सकते हो, जो रेलवे में डिप्लोमा होता है 1 ईयर का, वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करके होता है, वो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीवी इंजीनियरिंग होती है इंडिया की वो करवाती है, और वो कुछ नई दिल्ली में इसका सेंटर है करके वो करवाती है, तो वहां से इसकी परमिशन आप कर सकते हो परमिशन लेने के बाद। देखिए सबसे पहले किसको इंटीमेट किया जाता है, जो भी आपके सीनियर वगैरह या फिर मतलब जो भी मतलब आपके अपर हायर ऑफिसर्स होते हैं जिनके भी अंडर में आप काम करते हो, वो सबको यहाँ पे इंटीमेट किया जाता है कि इन एम्प्लॉय को इसके लिए परमिशन दिया जाना चाहिए और इनको समय समय पर ऐसा किया जाना चाहिए कि जो भी इनकी अर्निंग लीव है उसमें से इनको लीव प्रोवाइड की जाए, जैसे सीनियर डीन कोऑर्डिनेशन मैसूर, सीनियर डीन नॉर्थ मैसूर, एडीएन सीटीए, पीबी क्लर्क एसएचवी, इन सबको इन्फॉर्म किया जाता है और पीबीसी इस यूनिट को इन्फॉर्म किया गया है टू सर्व द कॉपी अंडर क्लियर एक्नॉलेजमेंट, की जो भी ये आप एक्नॉलेजमेंट कॉपी ली जाए कि हाँ हमने आपको परमिशन दे दी है इन एम्प्लॉय को, और एक बार आप एक्नॉलेजमेंट इन एम्प्लॉय से ले सकते हो करके। ठीक है फ्रेंड्स।
प्रॉपर प्रोसेस होती है कि किस प्रकार आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस प्रकार आपको लेटर लिखना होता है, और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, बस आपको एक छोटा सा डिटेल देना होता है। आप जिस डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर क्या आपका डेजिग्नेशन है, क्या आपका पीएफ नंबर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वो आप एग्जाम दे रहे हो जो आता है, और क्या एग्जाम है, उसका क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उसका एक जो फर्स्ट पेज होता है एडवर्टाइजमेंट का वो, और एक जो लास्ट पेज होता है जिसके उसके कुछ चेयरपर्सन वगैरह का जिनका भी सिग्नेचर होता है, वो सब कुछ आपको अटैच करके उनके साथ भेज देना होता है। वो बाकी की जो भी आपकी एसआई डिटेल है उससे आपका वो डिपार्टमेंट का जो भी वो एनओसी प्रोवाइड करने वाले ऑफिसर वो होता है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे वो सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स की चेक की जाती है कि क्या ये एलिजिबिलिटी इसके पास है इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको एनओसी दे दी जाती है, अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको एनओसी नहीं दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस होता है। इसके पश्चात बहुत से लोगों के बहुत से डाउट्स होते हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं है, वो उन डाउट्स के बारे में और अधिकतर क्या क्वेश्चन एनओसी के बारे में हमसे पूछे जाते हैं, तो उनका सोल्यूशन आप देख लीजिए। ये सब देखने के पश्चात मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको शायद कहीं कोई दूसरा वीडियो या फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाती है तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन उभर के आ रहा है कि एनओसी क्यों लेना जरूरी होता है। जो फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एनओसी क्यों लेना जरूरी होता है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि फ्रेंड्स, एनओसी एक होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप रेलवे या किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हो और उसके अलावा अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको परमिशन लेना होता है। परमिशन लेने के पश्चात में आप उस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको मिल जाती है एनओसी, तो आप जितने भी उससे रिलेटेड फेज होते हैं, CBT 1, CBT 2, CBT 3 या फिर कुछ उससे रिलेटेड PME, उसके लिए आपको छुट्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको प्रॉपर छुट्टी मिल जाएगी और आपको रेजिग्नेशन देने में आसानी रहेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पश्चात दूसरा जो क्वेश्चन उभर के आता है हमारे पास सामान्यतः पूछा जाने वाला, वो है फ्रेंड्स कि हाँ, एम्प्लॉय एनओसी के लिए तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन एनओसी नहीं मिल पाती है 6-6 महीने 1-1 साल बाद भी। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर मैंने देखा है कि फ्रेंड्स बहुत से एम्प्लॉय के पास कुछ एलिजिबिलिटी नहीं होती है फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं, या फिर देखा है कि कुछ अच्छे तरीके से अपना कुछ बायोडाटा नहीं दे पाते हैं। बहुत से लोगों का मैं देखा हूँ कि PF नंबर भी अपने लेटर में नहीं लिखते हैं, या फिर कुछ डेजिग्नेशन भी नहीं लिखते हैं, अपना क्या वर्किंग यूनिट है वो भी नहीं लिखते हैं, और एक जाके प्रॉपर डिस्पैच सेक्शन से कुछ रिसीविंग भी नहीं लेते हैं। इसलिए वो बाद में जाके कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमको क्यों नहीं मिली। इसलिए आपको अच्छे से जाना है और आपका 3 सेट बनवाना है एनओसी के लिए। एक आपके जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर है वहाँ पे जमा करवाना है, 2 सेट आप वहाँ पे जो भी आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है, जो मतलब आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी पर्सनल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप लेके जाइए। एक सेट वो जमा करेंगे और एक सेट में आपको जो आप वो रिसीविंग आपको देंगे कि हाँ इस आदमी ने यहाँ पे ऐसा ऐसा जमा करवा दिया करके। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि पर्सनल के डिस्पैच से हमने रिसीविंग भी ले ली लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए फिर भी एनओसी नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो आप एक बार फिर से दोबारा आपके उसमें जाइए पर्सनल डिपार्टमेंट के उस सेक्शन में, डिस्पैच सेक्शन में, और या फिर आपके जो भी चीफ ऑफिस वगैरह उनसे एक बार मिलिए कि सर हमने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, इतना दिन हो गया, ये हमारे पास रिसीविंग है और प्लीज़ हमें प्रोवाइड कीजिए, हमको इस चीज़ की जरूरत है, हमारे DV के लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। तो आपको इमीडिएट वहाँ से एनओसी प्रोवाइड कर दी जाती है अगर बाय द वे वैसा भूल भी जाते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा जो सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम बिना बताए डिपार्टमेंट के हम BA, MA, B.Ed या फिर कुछ कर लेते हैं तो क्या होगा, या फिर इनके लिए एनओसी लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के बाद में कुछ भी एजुकेशन करते हैं, कुछ भी हायर एजुकेशन करते हैं, तो उसके लिए आपके डिपार्टमेंट को इंटीमेट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप आपके डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं करते, उसको सूचना नहीं देते हैं, तो आप उस डिग्री का, आपके जो भी डिपार्टमेंट में आप अपॉइंटेड है, उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो किसी भी कंडीशन में, और बिल्कुल नहीं ले सकते हो, ये कतई नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए। एनओसी लेने के पश्चात ही आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो। उसकी भी वैलिडिटी होती है कि 6 मंथ जो वो एनओसी लेने का होता है, वो आपको उस 6 मंथ के अंदर आपको परमिशन या फिर एडमिशन लेना होता है, या फिर आपको एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। उसके पश्चात आपको एनओसी मिल जाती है, तो फिर आपको ऐड कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आपकी एसआर में। नहीं तो आप चक्कर लगाते रह जाओगे, आपके एसआर में उस चीज़ की एंट्री नहीं हो पाएगी। उसके बाद में फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन और नॉर्मल रेजिग्नेशन, इनका क्या होता है और एनओसी से इनका क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं और आपने एनओसी ले ली है तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाएगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन में ऐसा होता है कि आप जाने के बाद में, सपोज कीजिए आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ से छोड़ के चले गए रेजिग्नेशन देके, तो वहाँ पर जाने के बाद सपोज कीजिए आपको वो जॉब पसंद नहीं आता है, तो आप
वापस 2 साल के अंदर अंदर आप आपका जो पहले का डिपार्टमेंट है जिसमें आप पहले से कार्यरत हो वो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार नॉर्मल रेजिग्नेशन या सिंपल रेजिग्नेशन दे दिया तो उसके पश्चात आप आके दोबारा उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में, कितनी भी आप रिक्वेस्ट कर लो करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है अगर आप एनओसी लेते हो तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन आसानी से मिल जाता है। अगर आप नहीं लेते हो तो आपके पास ओनली एकमात्र उपाय वो होता है सिंपल या नॉर्मल रेजिग्नेशन ही देके जाते हैं, क्योंकि एनओसी वो ले लिए नहीं होते हैं, बाद में नॉर्मल साधारण रेजिग्नेशन उनका एक मात्र उपाय होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन में कुछ भी दोबारा एक्स्ट्रा जो भी आपका वो है वो पे नहीं करना होता, जबकि नॉर्मल में आपको सब कुछ आपका एक महीने का पूरा एडवांस जो भी आपका पेमेंट होता है वो पूरा सबमिट करना, मतलब जमा होता है, रिमिट करना होता है डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अगर आपको जल्दी एनओसी चाहिए तो क्या करना चाहिए अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है। अगर आपको जल्दी से जल्दी एनओसी चाहिए तो आप इमीडिएट खुद से जाइए अपने सुपरवाइजर से, जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर है वहाँ से एक दिन में आप फॉरवर्ड करवाइए। फॉरवर्ड करवा के सेम दूसरे दिन या उसी दिन आप आपके पर्सनल डिपार्टमेंट में पहुंच जाइए और उनको वो दिखा दीजिए आपका जो भी ज्वाइनिंग है या फिर आपका क्या क्या प्रोसेस हो गया है कि सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है प्लीज़। तो हो सकता है आपको 2 से 3 दिन में भी एनओसी मिल जाती है, बट आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा, वहाँ पर जाना होगा। ऐसा आप करते हो तो आपको 2 से 3 दिन में भी मात्र एनओसी मिल जाएगी। ऐसा बहुत से लोगों ने किया हुआ है और मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ली हुई है, जो पहले नहीं ले पाए थे किसी सूचना के अभाव में। तो आप वहाँ पे एक लेटर लिख सकते हो कि सर हम इस चीज़ से अवेयर नहीं थे आपको सूचित करने से, इसलिए प्लीज़ हमको एक एनओसी प्रोवाइड कीजिए। तो आपका डिपार्टमेंट आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर देगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा अगर सेम डिपार्टमेंट है तो। मतलब आप इंडियन रेलवे या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा करते हो तो मतलब सेम डिपार्टमेंट होता है तो आसानी से एनओसी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस शर्त है कि आपका जो भी आप पोस्ट है वो उससे ऊपर का होना चाहिए, मतलब लेवल अपग्रेड होना चाहिए, तो आपको आराम से मिल जाती है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन सामान्यतः सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या सर सेम ग्रेड पे में एनओसी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बेसिकली अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो या फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, अगर सेम ग्रेड पे होता है तो अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग कर रहे हो, अगर आप आपके डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर रहे हो कि सर मैंने ऐसा ऐसा फॉर्म भर रखा है, मैंने ये फॉर्म इस ग्रेड पे के भर रखे हैं, तो आपको एनओसी मिल जाती है। अदरवाइज डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर। बहुत से डिपार्टमेंट एनओसी दे देते हैं सेम ग्रेड पे भी, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इसलिए वो सेम ग्रेड पे नहीं करवाते हैं, उससे हायर ग्रेड पे होता है तो ही एनओसी देते हैं। वो आपके स्टाफ के लोगों पर और थोड़ा वहाँ के जो भी रूल्स लगभग सभी के एक से होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ के लोगों पर। बहुत सी जगह प्रोवाइड भी करा देते हैं अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, अगर आप नहीं देते हो तो फिर वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, किस प्रकार एनओसी के लिए अप्लाई करना है, कैसे क्या लेटर लिखना है और किस प्रकार आप जल्दी से जल्दी एनओसी लाएं। और बहुत से एम्प्लॉय क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि बहुत से मैं आपको बता चुका हूं कि वो बहुत से लोग डेजिग्नेशन नहीं लिखते हैं या फिर पीएफ नंबर नहीं लिखते हैं या फिर प्रॉपर लेटर नहीं लिखने की वजह से उनका लेटर नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करें। और ये सब अगर आप करते हैं, प्रॉपर लेटर लिखते हो, आपको इस प्रकार का नमूना पत्र हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल रेलवे वाले बाबा में आपको नमूना पत्र और वर्ड फाइल दोनों मिल जाएगा, पीडीएफ और वर्ड का भी। आप उसको देख के नेक्स्ट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हायर एजुकेशन का भी सेम सा प्रोसेस होता है और दोनों का लगभग सेम सा होता है, मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम वो एग्जाम और उसका। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आपको एनओसी के रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो सारे कुछ भी आपको अगर कुछ 10% भी क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।